सो हेलो क्लास 12, कैसे हैं आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे और सब अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। और आई थिंक आप लोगों की जो तैयारी है वो बहुत अच्छे से चल रही होगी। सो मैं बच्चे आप लोगों के लिए पॉलिटिकल साइंस के कुछ हाई वेटेज टॉपिक्स लेकर आने वाला हूँ। मुझे पता है कि मैंने एक वीडियो पहले क्रिएट करी थी और बहुत सारे बच्चों के मुझे ये डाउट्स आ रहे थे कि सर एक्चुअली में हमें यही नहीं पता चलता कि हाई वेटेज टॉपिक हैं कौन से जिनको हम ज़्यादा पढ़ें और जिनको हम अवॉइड भी कर दें तो कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए। सो बच्चे मैं वही चीज को कंफर्म करने के लिए, क्लियर करने के लिए आपके सामने आ गया हूं। आज जो है आपकी वीडियो क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस के ऊपर मैं लेकर आया हूं। इस पॉलिटिकल साइंस के जो चैप्टर्स हैं आपके, उनके ऊपर हम डिस्कस करेंगे कि कौन से चैप्टर्स के अंदर कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं जो हाई वेटेज रखते हैं, जिनको हम अगर ज्यादा पढ़ेंगे तो उसमें से क्वेश्चन बनने के ज्यादा चांसेस हैं। मैं फिर सबसे पहले नोट यही बता रहा हूं कि जिन बच्चों ने अपनी पॉलिटिकल साइंस कंप्लीट कर दी है, बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है, हर एक चीज को डिटेल में पढ़ा हुआ है, जो कि आप क्लासेस में पढ़ते भी हैं, तो अगर ऐसा कुछ किया है तो आप लोगों को इस वीडियो को बहुत लास्ट में जाकर देखना है, अभी आपको नहीं देखना है। ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जिन बच्चों ने अभी कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ, सिर्फ किताबें टच भी नहीं करी हो रही और सिर्फ उनको ये भी नहीं पता शायद कि चैप्टर क्या है ना। सो सभी उन्हीं बच्चों के लिए ये वीडियो जो है मैं लेकर आ रहा हूं अभी फिलहाल के लिए, बिकॉज ये हाई वेटेज टॉपिक्स रहेंगे। और इसके बाद आपके लिए क्लासेस टॉप 30 क्वेश्चंस ये उनके ऊपर भी आएंगे, वो बाद में आएंगे, बिकॉज अभी आपके एग्जाम स्टार्ट नहीं हुए हैं। जब वो स्टार्ट हो जाएंगे तब हम उन क्वेश्चंस को भी लेकर आएंगे, बट अभी सबसे बड़ा मेन काम है कि हम चीजों को लर्न करें, ठीक है। सो हाई वेटेज टॉपिक्स क्या है, कैसे होगा, क्या होगा, वो अभी हम देख लेते हैं। सो मैं आपको बता देता हूं, मैं आपको पहले भी बता रहा हूं कि पॉलिटिकल साइंस का ये टॉपिक जो है वो यहां पर डिस्कस कर रहा हूं मैं पॉलिटिकल साइंस के बारे में। जस्ट गिव मी 1 सेकंड, है ना, तो स्टार्ट करते हैं। ओके, पॉलिटिकल साइंस का वो भी क्लास 12 की बात हो रही है, क्लास 11 की बात नहीं हो रही है। अभी क्लास 11 के ऊपर इसकी वीडियोस आएंगी, अगर आप क्लास 11 पे हो तो अभी आप स्किप कर सकते हो। सो यहां पर ध्यान में देखना कि ये सबसे पहले विंटर जोन बोर्ड के लिए ही नहीं है, ये समर जोन के लिए भी है, उतना ही इंपॉर्टेंट समर जोन के लिए भी है। मैं फिर से बता रहा हूं कि ये जो वीडियो है, ये जो टॉपिक्स मैं लेकर आ रहा हूं, ये सिर्फ विंटर जोन के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। सो इस चीज का ध्यान रखना कि ये सिर्फ विंटर जोन का नाम नहीं लिखा हुआ। ये क्यों लिखा है मैंने विंटर जोन, इसके पीछे कारण ये है कि विंटर जोन के एग्जाम्स है 1 मंथ बाद। तो अगर आप कुछ लेट ये वीडियो देख रहे हो, काफी देर के बाद ये वीडियो देख रहे हो, जब आपके समर जोन के एग्जाम्स हैं, तो आप लोगों को ये नहीं सोचना है कि ये विंटर जोन की है तो इसको मैं नहीं पढ़ूंगा। आपके लिए ये उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी उनके लिए थी, ठीक है। सो आपको पता ही है ये सब चीजें कि 80 मार्क्स का आपका एग्जाम बनता है जो कि थ्योरी का है, और 20 नंबर आपके इंटरनल मार्क्स होते हैं और 3 और का आपका एग्जाम होता है। अब बात आते हैं कि एग्जाम का पैटर्न क्या है। सबसे पहले मैं आपको वो समझाऊं, आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि ऑब्जेक्टिव जो होते हैं वो आपके 10 क्वेश्चंस आएंगे 1-1 मार्क्स के, वो आपको दिख रहा होगा वहां पर। और जो वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन जो आएंगे वो आपके 9 होंगे, ठीक है। शॉर्ट आंसर जो होंगे वो आपके 7 होंगे, और पैसेज या कार्टून बेस्ड जो क्वेश्चन आएंगे वो 3 क्वेश्चंस आपके आएंगे। 2 मार्क्स के एवरेज ये क्वेश्चंस होते हैं, और इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो 6 नंबर इसके बनते हैं, ठीक है। उसके बाद मैं लॉन्ग आंसर की बात करूं तो 3 लॉन्ग आंसर जो है वो आपके आते हैं 6-6 मार्क्स के। 18 नंबर तो आपके पास यहीं से बन जाते हैं। आपको सर टोटल नंबर हमको चाहिए कितने पास होने के लिए? सो बच्चे आपको टोटल नंबर चाहिए 80 में से 29। 80 में से 29 मार्क्स जो है जो आपको पास होने के लिए चाहिए होते हैं, ठीक है। अब आप ध्यान से समझना, ये मैंने यहाँ पर हर एक चीज बता रखी है कि अगर आप लोग कोई क्वेश्चन लिख रहे हो, लॉन्ग आंसर या वेरी शॉर्ट आंसर या शॉर्ट आंसर, तो कितने वर्ड का वो कम से कम हो। अब वहां पर वर्ड्स गिनने नहीं बैठना है, आपको ये पता होना चाहिए जब आप आंसर प्रैक्टिस करते हो, आंसर राइटिंग करते हो, तो आपको पता होता है कि मेरी जो एक लाइन है उसके अंदर कितने क्वेश्चन जो है वो कम से कम मेरे आ रहे हैं। तो अगर मैं शीट की बात करूं तो शीट में अगर लॉन्ग आंसर की बात हो रही है तो एक पूरी शीट फ्रंट और बैक साइड से कम पूरी कंप्लीट होनी चाहिए, ठीक है, कम से कम। अब ये सब चीजें मैं यहाँ पर डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, पर जो हमारा मेन काम है पहले उस पर बात कर लेते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स की, जो आपकी फर्स्ट बुक है, पार्ट ए। इसके बारे में अगर हम बात करें तो इसके ऊपर ध्यान से देखना भाई, ध्यान से देखना कि कौन कौन सी चीजें क्या क्या कितनी कितनी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम बात करेंगे डिसइंटीग्रेशन ऑफ बाइपोलैरिटी की। डिसइंटीग्रेशन ऑफ बाइपोलैरिटी जो चैप्टर है आपका, ये 6 नंबर का चैप्टर है। कितने का बच्चे? 6 नंबर का चैप्टर है, 6 मार्क्स। सबसे ज्यादा प्रायोरिटी बेस्ड मार्क्स हैं इसके, क्योंकि ये 6 नंबर इसको ये आपको दिलाएगा। अब इसमें सर हम किन चीजों के ऊपर ज्यादा फोकस करें? तो सबसे पहला टॉपिक आपका कि कॉजेज ऑफ कोलैप्स ऑफ सोवियत यूनियन के बारे में आप पढ़ो कि यूएसएसआर कैसे कोलैप्स किया गया, ठीक है, या करवाया गया या किया, सो या हुआ, ठीक है। उसके बाद आप शॉक थेरेपी के बारे में पढ़ो, उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं,
उनके बारे में पढ़ो। आप लोगों ने ये सब चीजें क्लासेस में पढ़ी हैं डिटेल में, आई नो अबाउट दैट। अगर नहीं भी पढ़ी हैं तो आप लोगों को इन चीजों को पढ़ना चाहिए। इसके ऊपर हमारी वीडियोस जो है वो रिकॉर्डेड आ रही हैं। सुरभि मैम इसकी क्लासेस लेते हैं वो वहाँ पे डाल भी रहे हैं इसकी वीडियोस रिकॉर्डेड वर्जन के लिए। और क्लास 11 की जो पॉलिटिकल साइंस है उसकी वीडियोस मैं डाल रहा हूँ। तो आपको टेंशन नहीं लेनी है, आपको सिर्फ काम करना है इनके ऊपर। थर्ड टॉपिक आपको क्या पढ़ना है, पोस्ट कम्युनिस्ट रिजीम एंड इंडिया रशिया के टाइज जो है वो आपको इस टॉपिक के अंदर पढ़ने हैं। अगर आप सिर्फ ये टॉपिक्स पढ़ के चले जाते हो, आप मान के चलना कि इसमें से आपको 1-2 क्वेश्चन बनते हुए जरूर मिलेंगे। अगर लॉन्ग आंसर अगर आएगा तो वो शायद इसी में से आ जाए, बिकॉज लॉन्ग आंसर जो होते हैं वो 70% ऐसे चांसेस हैं प्रोबेबिलिटी के हिसाब से कि 70% आपके लॉन्ग आंसर जो होते हैं वो पीवाईक्यू में से ही रिपीटेड होते हैं। तो आपको अगर पीवाईक्यूज नहीं मिल रहे हैं किसी भी कारण की वजह से, अगर आप ये भी टॉपिक्स को पढ़ के जाते हो तो मोर देन इनफ है, ठीक है। सो ऑल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर आपका सेकंड चैप्टर, ये भी 6 मार्क्स का है बच्चे, हाई प्रायोरिटी चैप्टर है ये भी। इसके अंदर सर हमको क्या क्या पढ़ना है, किस पे ध्यान देना है, तो सबसे पहला टॉपिक बच्चे यूरोपियन यूनियन क्या है, आसियान क्या है एज ए इकोनॉमिक ब्लॉक, आसियान को एज ए इकोनॉमिक ब्लॉक आपको बताना है, यूरोपियन यूनियन एज ए इकोनॉमिक ब्लॉक कैसे है वो आपको बताना है। फिर उसके बाद आपको चाइना का राइज जो है वो इसके अंदर आपको समझाना है। देंग शॉपिंग्स और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, ये जो देंग शॉपिंग्स ये थे इसको मतलब जिनपिंग भी कहते हैं, मतलब जैसे आपको पता है ये जो आज के टाइम के चाइना के राष्ट्रपति हैं उनका नाम जिनपिंग है, ठीक है, शी जिनपिंग इनको नाम बोलते हैं, तो वैसा ही इनका भी नाम है। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो है जो इन्होंने लाए थे अपने टाइम पे वो क्या थे उनके बारे में आपको बात करनी है। थर्ड अगर मैं बात करूं तो चेंजिंग डायनामिक्स ऑफ इंडिया चाइना रिलेशन के बारे में आपको इसके अंदर डिस्कस करना है। देखो क्या ये चैप्टर सिर्फ यही 3 टॉपिक्स हैं, आप खुद सोचो, क्या यही 4 टॉपिक से चैप्टर बन रहा है? नहीं सर, बहुत सारे टॉपिक्स हैं, बहुत लंबी लंबी कहानियां हैं। लेकिन फिर भी अगर आप सिर्फ इन्हीं चैप्टर्स को इन्हीं टॉपिक्स के ऊपर फोकस करके जाओगे, आई एम डैम श्योर अबाउट दैट कि आप जो है फेल तो नहीं होने वाले, आप फेल नहीं होने वाले, ठीक है। और मैंने आपको पहले ही बता दिया, जिन भी बच्चों का पॉलिटिकल साइंस बहुत अच्छा चल रहा है, आप लोगों को इन टॉपिक्स को हाई प्रायोरिटी पे रखना है। लाइक जब भी आप चैप्टर को रिवाइज करने बैठते हो तो आपने सबसे पहले इन टॉपिक्स को रिवाइज करना है एंड देन उन टॉपिक्स को रिवाइज करना है जो टॉपिक्स आपने उस चैप्टर्स में अभी नहीं पढ़े थे। बात समझ रहे हो ना, ये इंपॉर्टेंट है, ये हाई इनमें से ज्यादा चांसेस होते हैं एग्जाम में क्वेश्चन पूछने के। अब कह रहे हैं कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया के बारे में बात करनी है, ठीक है। साउथ एशिया भी 6 नंबर का जो बनता है चैप्टर, हाई प्रायोरिटी चैप्टर है। क्या पढ़ना है इसमें, डेमोक्रेटाइजेशन प्रोसेस इन पाकिस्तान एंड नेपाल में कैसे डेमोक्रेटाइजेशन हुआ, क्या प्रोसेस था, कैसे हुआ, पहला टॉपिक। श्रीलंका के एथनिक कॉन्फ्लिक्ट के बारे में पढ़ना है, एलटीटीई फैक्टर के बारे में पढ़ना है, ठीक है। ये बहुत बहुत आसान टॉपिक्स है, मुश्किल नहीं है। अगर आपने कहानियां इसकी पढ़ी हुई हैं, अगर इसकी स्टोरीज पढ़ी हुई हैं, ये पॉलिटिकल हिस्ट्री होती है, इसको मैं हिस्ट्री नहीं बोलूंगा, इसको मैं पॉलिटिकल हिस्ट्री बोलूंगा, बिकॉज पॉलिटिकल साइंस इज काइंड ऑफ ए पॉलिटिकल हिस्ट्री जो हो चुकी है। जो अभी चल रही है वो पॉलिटिकल साइंस है, बिकॉज जो अभी चल रहे हैं टॉपिक वो टॉपिक्स हैं जो करंट चेंजेस बता रहे हैं कि अभी क्या चल रहा है, और जो अभी हम डिसीजन लेंगे वो फ्यूचर में कैसे कन्वर्ट होंगे, वो फ्यूचर में क्या उनका फैक्टर आएंगे, उनके फ्यूचर में क्या रिस्पॉन्स आएंगे, वो पॉलिटिकल साइंस है। लेकिन जो हो गया वो पॉलिटिकल हिस्ट्री हो गई, ठीक है ना, जो मतलब पॉलिटिकल डिसीजन उन्होंने लिए या जो भी किया, तो ये आपको थोड़ा बहुत देखना पड़ेगा। सार्क क्या होता है, साफ्ता क्या है, इनके अचीवमेंट्स और इनके रोड ब्लॉक्स क्या है, ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर मैं बात करूं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आपको बहुत सारी पढ़ी भी हुई है आपने, मुझे पता है, तो 6 मार्क्स का ये भी है, इसमें से भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। सबसे ज्यादा फेवरेट क्वेश्चन जो है जेके बोस का वो ये है, ठीक है। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रिफॉर्म्स के बारे में बहुत बार पूछा जाता है। देखो 6 मार्क्स का फेवरेट क्वेश्चन है ये जेके बोस का, बहुत बार पूछा गया है, तो आप भी एक्सपेक्टेशन रखो कि आएगा। इंडियाज कैंडिडेचर फॉर परमानेंट यूएनएससी सीट, तो मतलब क्या जो यूएनएससी की सीट है उसके ऊपर इंडिया का क्या कैंडिडेचर है वो आपको बताना है, वो डिस्कस करना है। और इन एजेंसीज के बारे में आपको डिस्कशन करनी है इन चैप्टर्स के अंदर, ठीक है। इन टॉपिक्स के अंदर क्या एजेंसीज हैं, यूनेस्को के बारे में, यूनिसेफ के बारे में, डब्ल्यूएचओ के बारे में, एनजीओ के बारे में, इन चीजों के बारे में आपको रोल्स बताने हैं, इनका क्या काम रहा है पॉलिटिक्स को बदलने में, इंडिया की पॉलिटिक्स को बदलने में या फिर वर्ल्ड की पॉलिटिक्स को बदलने में, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ आई होगी। सिक्योरिटी ऑफ कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड की अगर मैं बात करूं, सिक्योरिटी इन कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, ये भी 6 नंबर का आता है, लेकिन ये हाई प्रायोरिटी के हिसाब से अगर हम देखें तो हम इनको ज्यादा फोकस करेंगे एज कम्पेयर टू सिक्योरिटी इन कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड के हिसाब से, ठीक है। इसमें ट्रेडिशनल एंड नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स के बारे में आपको पूछा जाता है, और ट्रेडिशनल जो मतलब अभी चल रहे हैं और कुछ ऐसे हैं जो अभी नहीं पता हमको क्या होगा, ठीक है। ह्यूमन सिक्योरिटी के बारे में, पॉवर्टी, हेल्थ, माइग्रेशन, इन सब चीजों के बारे में हमको डिस्कशन करनी होती है कि एक्चुअली में ये किन चीजों के बारे में बात कर रहा है, ठीक है।
ये आपको पता होना चाहिए। आई नो कि आप लोगों ने कुछ चैप्टर्स जो है वो नहीं भी पढ़े होंगे, कुछ चैप्टर छोड़े भी हुए होंगे, कुछ चैप्टर आपको मतलब टाइम नहीं लगा होगा पढ़ने का, हो सकता है बहुत सारे बच्चों के साथ ऐसा हो सकता है। पर अगर आप लोग, मैं आपको यही चीज बोलूंगा, अगर आप लोग ये जो 4 चैप्टर्स हैं, लेट सपोज मैं इन्हीं 4 चैप्टर्स की बात कर रहा हूं, ये 5 चैप्टर्स की अगर मैं बात कर रहा हूं, तो 6 5 30, 6 5 30 मार्क्स। आप मेरे को बताओ, अगर आप सिर्फ यही 5 चैप्टर बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ के जाते हो, ये टॉपिक्स को प्रायोरिटी पे रख के जाते हो और बाकी भी सारे टॉपिक्स अच्छे से रट के जाते हो, कुछ नहीं छोड़ के जाते, हर एक चीज समझ के जाते हो, तो भी आप पास हो जाओगे। आपको कुछ नहीं पढ़ना है यार, दूसरी बुक को छूने की जरूरत नहीं है, तब भी आप पास हो जाओगे। लेकिन डिपेंड वही करता है, क्या आपकी नीयत है पास होने की, क्या आपका मन है पास होने का, क्या आप चाहते हो कि मैं कॉलेज में जाऊं, क्या आप चाहते हो कि मेरी 12th पास हो जाए। बात वही है कि आपको प्रॉब्लम है कि सर मेरे को ये नहीं पता कि मुझे पढ़ना क्या है, मुझे छोड़ना क्या है। उसके लिए मैं बैठा हूं ना यहाँ पे मेरे भाई, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ ना तेरे लिए, मैं तेरे लिए यहाँ पे खड़ा हूं, मैं तेरे लिए यहाँ पे कर रहा हूँ। पर तेरी भी तो जिम्मेदारी उतनी बनती है कि तू भी उन टॉपिक्स को पढ़े। वो तेरा काम है, वो तुझे करना है, बाकी जो तेरी हेल्प हो सकती है वो मैं पूरी करूंगा, ठीक है। चल अब आ जा, अब आगे आ जा, अब आगे आ जा। देख इस चीज को देख, इन्वायरमेंटल एंड नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में तुझे बात करनी है। ये भी 6 नंबर का चैप्टर आता है यार, सोच, ये भी 6 नंबर का। 30 नंबर मैंने तुझे पीछे बता दिए, 6 यहाँ पे बता रहा हूँ, 36 नंबर हो गए भाई, ठीक है। एक बुक से तुम बहुत नंबर ले सकते हो यार, एक बुक 40 की आती है, दूसरी बुक 40 की आती है। अगर तुझे एक बुक पूरी भी नहीं आती, पूरी भी नहीं आती बोल रहा हूं यार, 5 चैप्टर करके चला जा, सिर्फ 5 चैप्टर करके चला जा, तो भी पास हो जाएगा, ठीक है। इसमें देखो, ये पिछले वाले चैप्टर का आर्म कंट्रोल, डिसआर्ममेंट एंड इंडिया के स्टांसेस के बारे में डिस्कशन करनी है, जो हमने पिछले वाला चैप्टर देखा, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं प्रोटेक्शन ऑफ ग्लोबल कॉमन्स के बारे में, हमने डिस्कशन करनी है। सीबीडीआर कंसेप्ट क्या है, क्योटो प्रोटोकॉल क्या है, उसके सिग्निफिकेंसेस क्या है, राइट्स एंड मूवमेंट्स ऑफ इंडिजिनियस पीपल क्या है, इनके बारे में हमको डिस्कशन करनी है। ये सब चीजें आपने चैप्टर्स के अंदर बहुत अच्छे से पढ़ी होती हैं। मैं बता रहा हूं, अगर आपने इनको अच्छे से दिल लगा के, मन लगा के पढ़ा है, तो आपको आई डोंट थिंक सो कि पॉलिटिकल साइंस को दूसरी बार पढ़ने की जरूरत होती है, ठीक है। इतना आसान टॉपिक्स होते हैं, ये मजा आता है अगर आपने एक बार में बहुत अच्छे से चीजों को समझा है। अगर मैं बात करूं ग्लोबलाइजेशन की, ग्लोबलाइजेशन चैप्टर जो है वो थोड़ा सा स्टैंडर्ड आ गया। स्टैंडर्ड का मतलब ये उतना हाई प्रायोरिटी का चैप्टर नहीं है, बिकॉज ये उतने नंबर आपको नहीं देगा। लेकिन फिर भी सर, अगर इस चैप्टर में से कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं जिनको अगर हम पढ़ के चले जाएं तो ये 4 नंबर भी पक्के हैं, तो वो ये लिखे हुए हैं, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल कॉन्सिक्वेंसेज बताने हैं आपको, ठीक है, क्या कॉन्सिक्वेंसेज इनसे हुए। एंटी ग्लोबलाइजेशन मूवमेंट्स बताओ, ठीक है, WSF का रोल बताओ, क्या है ये, किनके बारे में डिस्कशन हो रही है, ये अगर आपको पता है तो सिंपल सी बात है यार, आपके पूरे 40 नंबर जो है वो बनते हुए नजर आते हैं। हाँ, आपके माना कि आपके थोड़े राइटिंग मिस्टेक्स हो सकते हैं, सर हमें राइटिंग में बड़ी प्रॉब्लम आती है, वो एक अलग स्टोरी है। अब आप बोलोगे सर 12th क्लास में हमें राइटिंग नहीं आ रही है, तो वो देखो, वो आपकी गलती भी नहीं है। मैं ये मानूंगा कि आपके जो बेसिक्स रहे हैं, जो आपका बेस रहा है, जिस स्कूल में आप पढ़े हो या फिर जहां पर भी आप पहले पढ़े हो, उनकी गलती वो मानी जाएगी, बिकॉज उन्होंने उन चीजों के ऊपर ध्यान नहीं दिया। बट आप लोगों का इतना फर्ज बनना चाहिए कि जहां पर भी आप इतने बड़े हो गए, आप 12th में हो, अगर आप 12th के बाद कहीं चले भी जाते हो, तो आपके जूनियर्स, आपके जो छोटे भाई बहन हैं, उनके स्कूल्स में जाओ, एज ए पेरेंट्स जाओ, एज ए गार्जियन जाओ और उनके वहां पर जाके उनसे बात करो, ये चीज के बारे में बोलो। ये तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है यार। तुम क्या सोचते हो कि तुम, उनके माँ बाप जाएंगे ना, वो ले लेंगे जिम्मेदारी, क्या हो गया भाई, उनकी जिम्मेदारी वो ले रहे हैं, वो जाते हैं, वो अपने माँ बाप है उनके, वो जाएंगे। आपके माँ बाप आपके टाइम पे जाते थे, लेकिन आपको समझाने वाला कोई नहीं था। लेकिन आज आपको इतनी समझ रखनी है, आपको इतना मैच्योर बनना है कि नहीं, मुझे अपने जूनियर्स के स्कूल्स में जाना है, मुझे अपने भाई बहन के स्कूल में जाना है, उसका गार्जियन बन के जाना है, और वहां पे जाकर पूछना है टीचर्स को कि भाई मेरा भाई जो है, वो मेरी बहन जो है, वो लिख क्यों नहीं पा रही है, उसे राइटिंग क्यों नहीं आ रही है, आप किस चीज के पैसे ले रहे हो, किस चीज के यहाँ पर पढ़ाई हो रही है। बात समझो ना। अब ये मत सोचना ना गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहा है सर, तो उसको कैसे बोलूंगा पैसे, अरे भाई वो कितनी सैलरी ले रहा होगा। आप खुद समझो यहाँ पर टीचर की क्या जिम्मेदारी है। तो आपको इस चीज के ऊपर फोकस करना है कि भाई एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा हो पाए, फोकस करवाओ बच्चों के ऊपर। मैं बोल रहा हूं कि अगर एक क्लास बच्चे को सिर्फ ये सीखने में निकल रहा है कि भाई मेरे को लिखना कैसे है, तो बहुत अच्छी बात है। ये मत सोचना कि उसको नंबर क्यों नहीं आए। अगर उसे लिखना आ गया ना बच्चे, वो हर साल नंबर ले लेगा। उसे लिखना ही नहीं आ रहा है, तुम्हारे साथ क्या प्रॉब्लम हो, तुम्हारे साथ भी यही प्रॉब्लम हो रही है यार, तो लिखना सीखो, ठीक है। अगर नहीं आता तो इसका कुछ नहीं कर सकते अभी फिलहाल के लिए। नेक्स्ट बुक की बात करता हूं, पार्ट बी की, पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, ठीक है। इसकी अगर बात करी जाए तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, देखो यहाँ पे जो चैप्टर आता है वो आ रहा है रिसेंट डेवलपमेंट इन इंडियन पॉलिटिक्स। जो अभी ये देखो, ये जो टॉपिक्स है ना रिसेंट, इसके ऊपर ना आपको करंट के भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, जो करंट टॉपिक्स चल रहे हैं, जो अभी क्या चल रहा है, क्या पॉलिटिक्स चल रही है, क्या चीजें बिल पास किए जा रहे हैं गवर्नमेंट के द्वारा,
और ये जो गवर्नमेंट बिल पास कर रही है उससे पॉलिटिक्स में क्या फर्क पड़ रहा है, इनके ऊपर भी क्वेश्चन नॉर्मली पूछे जा सकते हैं आपको, इसीलिए इन चीजों को भी ध्यान में थोड़ा सा रखना पड़ता है। ठीक है, तो मतलब करंट जो न्यूज होती है उनके बारे में भी पढ़ा करो। तो ये टॉप प्रायोरिटी का चैप्टर रहेगा क्योंकि ये 7 मार्क्स का है, 7 मार्क्स आपको देखा जाएगा। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए है जो मैंने आपको बात बताई कि एरा ऑफ कॉलिशन पॉलिटिक्स के बारे में आपको पढ़ना है, एनडीए और यूपीए के पीरियड्स के बारे में पढ़ना है। आपको पता है ये एनडीए वो सरकार है जो मतलब बीजेपी आप जिसको बोलते हो, और यूपीए वो है जिसको आप कांग्रेस बोलते हो। ठीक है, मंडल कमीशन के बारे में आपको पता होना चाहिए, उसकी क्या रिकमेंडेशन है, क्या इंपैक्ट उसका पड़ा, क्या रिपोर्ट्स उसने दी, ये मंडल कमीशन के बारे में आपको पता होना चाहिए। राइज ऑफ बीजेपी के बारे में पढ़ना है, मॉडर्न पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में आपको पढ़ना है। बहुत मस्त टॉपिक्स हैं। अगर आपको थोड़ा भी पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है, अगर आपने पॉलिटिक्स ली है तो आपको इंटरेस्ट होना चाहिए। अगर किसी को देख के लिए तो उसका मैं कुछ नहीं कर सकता। अगर आपको थोड़ा भी पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है तो ये चैप्टर्स आपके लिए बहुत फ्लुएंट चैप्टर होंगे, बहुत ल्यूसिड चैप्टर होंगे, बहुत मजेदार चैप्टर होंगे। ठीक है, सो ध्यान रखना। सो नेशनल बिल्डिंग्स एंड इट्स प्रॉब्लम्स की बात करेंगे तो यहां पर भी ये 6 नंबर आपको दिलाता है, हाई वेटेज है। 3 इमीडिएट चैलेंजेस आपको बताने हैं इंडिपेंडेंस के बाद क्या आए हमारी पॉलिटिक्स को। सरदार वल्लभ भाई पटेल का क्या रोल रहा है प्रिंसली स्टेट्स को इंटीग्रेट कराने में। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बनाया गया जो 1953 में। लैंग्वेज के बेसिस पे कैसे स्टेट्स को डिवाइड किया गया, क्यों किया गया, ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। बहुत मजेदार टॉपिक्स है, मजा आता है इनको पढ़ने में। ठीक है ना। इंडिया एक्सटर्नल रिलेशंस के बारे में बात करेंगे। सो इंडिया के एक्सटर्नल रिलेशन मतलब इंडिया के बाहर इंडिया के क्या रिलेशन थे। सो नेहरू जी ने आपको पता ही है एनएपी को फॉलो किया था। नैम को मतलब नैप, एनएपी मतलब एनएपी नहीं बोलूंगा मैं, नाम बोलूंगा। नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट को उन्होंने फॉलो किया था कि हम किसी के साथ अलाइन नहीं होंगे, हम किसी वॉर्सो पैक्ट को साइन नहीं करेंगे, हम किसी नाटो के पैक्ट को साइन नहीं करेंगे, हम नाटो को फॉलो नहीं करेंगे। तो ना ही हमने यूएसएसआर की तरफ ज्यादा उनकी पॉलिसीज को फॉलो किया, ना ही हमने मतलब फॉलो नहीं मैं बोलूंगा, फॉलो तो हम यूएसएसआर तो हमारा बहुत अच्छा फ्रेंड रहा है एक टाइम से। लेकिन अगर मैं बात करूं कि यहाँ पर हमने नाटो को, हमने अमेरिका को कभी अपने पास आने वाने नहीं दिया। अभी ये ज्यादा हम अमेरिका के आसपास जा रहे हैं जब से मोदी सरकार आई है, वरना तो जरूरत नहीं थी। और 1962 साइनो इंडियन वॉर के बारे में आपको बताना है। इंडो पाकिस्तान वॉर्स के बारे में यहाँ पर डिस्कशन करनी है, बहुत मजा आएगा अगर आपको इंटरेस्ट है इन चीजों में। सो इंडियन न्यूक्लियर पॉलिसी के बारे में आपको डिस्कशन करनी है। नॉन प्रोलिफरेशन स्टांस के बारे में आपको बात करनी है कि क्या है इसके अंदर। ठीक है, सो रीजनल एस्पिरेशंस क्या है, कॉन्फ्लिक्ट्स क्या है। रीजनल, अब आप समझते हो रीजनल एस्पिरेशन का मतलब क्या होता है। रीजनल एस्पिरेशन का मतलब होता है कि स्टेट वाइज कैसे मुद्दे चल रहे हैं, स्टेट वाइज कैसे पॉलिटिक्स चल रही है, उनके बारे में आपको बात करनी है। सो ये भी हाई प्रायोरिटी पे टॉपिक्स है। पंजाब अकॉर्ड के बारे में पढ़ना, 1980 के क्राइसिस आपको बताने हैं। जम्मू कश्मीर में इशू क्या हुआ, हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट क्या रहा है, रीजनल डायनामिक्स क्या रहे हैं इसके, असम का मूवमेंट कैसा चला, नॉर्थ ईस्ट की इंटीग्रेशन कैसे हुई थी, ये सब चीजें आपको पढ़नी है। बहुत मजेदार टॉपिक्स हैं। ठीक है, आप इसको ना इस तरह से मत पढ़ो यार। पता है सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है बच्चों के साथ, मैंने जो अपने एक्सपीरियंस से नोटिस किया है, बच्चे इसको क्रैम करने के लिए पढ़ते हैं, लर्न करने के लिए पढ़ते हैं, और इसलिए पढ़ते हैं ताकि स्कूल में नंबर आ जाए। आप इसको इसलिए पढ़ोगे ताकि आपको इंटरेस्ट है, आपको जानना है इन मुद्दों के बारे में, इन टॉपिक्स के बारे में आपको जानना। जब आप इन चीजों को एज ए स्टोरी जानोगे तो आपको बहुत ज्यादा मजा आने वाला है टॉपिक्स के अंदर, बहुत ज्यादा मजा आने वाला है कि यार नहीं, पॉलिटिकल साइंस इतनी ईजी हो सकती है, इतना आसान टॉपिक्स हो सकते हैं। तो इसको उस तरह से पढ़ने की कोशिश करो। उसके बाद अगर बात करी जाए तो चैलेंजेस टू द रिस्टोरेशन ऑफ कांग्रेस, कांग्रेस ने कैसे अपने आप को रिस्टोर किया। 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन भी इसके ऊपर भी पूछे जाते हैं। सिंडिकेट वर्सेस इंदिरा गांधी पावर टसल, जब इंदिरा गांधी के सिंडिकेट के साथ लड़ाई चल रही थी, कैसे उन्होंने अपने आप को स्टैंड दिया वहां पर, कैसे कांग्रेस दोबारा से इंप्रूव करी गई वहां पर। ठीक है, ये सब चीजें आपको बतानी है। 1971 की इलेक्शंस में जो इंदिरा गांधी है वो गरीबी हटाओ नारा लेकर आई थी। ठीक है, और उसी गरीबी हटाओ नारा के साथ वो जीत भी गई थी। इंदिरा गांधी की मूवी भी है, वो भी देखना आप लोग। कांग्रेस स्प्लिट ऑफ 1969, और जो कांग्रेस है वो 1969 में स्प्लिट भी हो गई, 2 कांग्रेस हमारी बन गई थी। लेकिन जो फेमस हुई वो इंदिरा गांधी वाली हुई, वो आपको पता ही है फिर खैर। सो क्राइसिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर, अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर का क्राइसिस की बात करें तो हम ये देखेंगे कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें क्या क्राइसिस है। कॉन्स्टिट्यूशन के जो रूल्स थे, जो बेसिक सिद्धांत थे, उनमें बहुत ज्यादा वो है क्राइसिस है। क्राइसिस का मतलब क्या होता है, जैसे आपके जो राइट्स है, फंडामेंटल राइट्स है, उनको कर्टेल कर दिया गया, उनको कर्व कर दिया गया। उनको कर्व करने का मतलब क्या है, 4 नंबर मतलब देखो, इमरजेंसी जो है 1975 में लाई गई, क्या बैकग्राउंड रहा, क्यों लाई गई, क्या कॉजेज रहे, ये सब आपको डिस्कस करना है। रेजिस्टेंस ऑफ इमरजेंसी के बारे में आपको डिस्कस करना है। 1977 की लोकसभा के अंदर जो शिफ्ट हुआ उसके बारे में आपको डिस्कशन करनी है। बहुत इजी टॉपिक्स हैं, देखो बहुत सारी चीजें नहीं पढ़नी है इसके अंदर, यही 3 चीजें मैंने आपको बताई हैं। क्या, पहले नंबर तो आप 1975 के कॉज और बैकग्राउंड के बारे में डिस्कशन करो
दूसरा आप रेजिस्टेंस देखो कि इमरजेंसी को किसने रेजिस्ट किया, ठीक है। रेजिस्टेंस क्या रहा, 1977 के लिए लोकसभा की जो शिफ्ट हुई उसके बारे में आप डिस्कशन करो। 3 टॉपिक्स मैंने आपको बोले हैं, ठीक है। अगर कुछ भी नहीं पढ़ा है तो कुछ तो पढ़ के जाना ही है ना, तो कुछ तो पढ़ के जाना ही है। सो एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस के बारे में आपने पढ़ना है 4 मार्क्स का। तो वन पार्टी डोमिनेंस किसने की इंडिया के अंदर, कांग्रेस ने, है ना। कांग्रेस जब चल रही थी, जब उसका रूल चल रहा था, तो 70 साल क्यों बोलते हैं हर बार कि 70 साल तक तुमने रूल किया है, 70 साल तक तुमने रूल किया, क्या कर लिया, क्या कर लिया। उन्होंने जो किया वो किया, सो दैट इज डिफरेंट स्टोरी। पर वन पार्टी का रूल चल रहा था। क्या सर उस टाइम पे ऑपोजिशन नहीं थी? ऑपोजिशन थी, पर वो इतनी स्ट्रांग ऑपोजिशन नहीं थी। अभी देखो बीजेपी ऑपोजिशन था उनका, अब वो वन पार्टी चल रहा है, ठीक है ना। सो नेचर ऑफ कांग्रेस डोमिनेंस रहा है इन इनिशियल 3 इलेक्शंस के अंदर। कांग्रेस इज एन आइडियोलॉजिकल एंड सोशल कोalition, ठीक है। एक ये आइडियोलॉजिकल और सोशल कोalition था, ये एक तरह का, ये आपको देखना है, पढ़ना है। पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट, प्लान डेवलपमेंट के बारे में आप बात करोगे कि किस तरह से फर्स्ट 5 ईयर प्लान को फोकस किया गया, ठीक है, और सेकंड 5 ईयर प्लान को फोकस किया गया। बाकी तो ये सब चीजें आप लोग इकोनॉमिक्स में भी पढ़ते हैं, जो भी बच्चे इकोनॉमिक्स के होंगे, जिन्होंने नहीं पढ़ा है उनको नहीं पता होगा। ग्रीन रेवोल्यूशन लाया गया, सोशो इकोनॉमिक इम्पैक्ट जो है वो डिस्कस किए करने हैं आपको, ठीक है। ये सब चीजें आपको डिस्कस करनी है। मैंने आप लोगों को सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है वो बता दिए हैं, हाई वेटेज के साथ बताए हैं। कौन से टॉपिक्स को ज्यादा फोकस करोगे तो ज्यादा अच्छे मार्क्स जो है वो आपके बन सकते हैं। अगर मैं फिर भी यहां पर बात करूं तो आप यहां पर देखो 6 मार्क्स के लॉन्ग आंसर के जो क्वेश्चन है उनके ऊपर ज्यादा फोकस करो आप लोग, ठीक है। यहां पर देखो मैं वही चीजें बता रहा हूं कि जब भी आप आंसर लिखोगे बुलेट पॉइंट्स में लिखना, ठीक है। लाइक यूएनएससी रिफॉर्म्स के बारे में, शॉक थेरेपी के ऊपर, इमरजेंसी के ऊपर, प्रिंसली स्टेट इंटीग्रेशन के ऊपर, मंडल कमीशन के ऊपर क्वेश्चन आते हैं लॉन्ग आंसर में। तो आप इन चीजों के ऊपर फोकस करो, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड्स है, छोटी सी, मैंने इसके अंदर भी वही चीजें बता रखी हैं तुम्हें कि कौन कौन से क्वेश्चन 6 नंबर के बनते हैं। देखो ना, इधर से ही हमको हिंट लग रहा है। सो टारगेट करना है हमको हाई वेटेज क्लस्टर फर्स्ट को, मतलब सबसे पहले हमको टारगेट करना है उन चैप्टर्स को जो चैप्टर ज्यादा मार्क्स के हैं। तो आपको मैंने बताया था चैप्टर 8 जो है वो 7 मार्क्स का है, पार्ट बी, मतलब सेकंड बुक का। और चैप्टर 1, 2 एंड 4 जो है वो 6 मार्क्स के हैं, पार्ट 1 के। अगर आप सिर्फ इन्हीं चैप्टर्स को पढ़ के जाओ, मान के चलो कि आपने पॉलिटिकल साइंस का कुछ भी अभी तक नहीं पढ़ा है, कुछ भी नहीं, किताब खोली ही नहीं है, तो पहले आप इन चैप्टर्स को कंप्लीट करो। बात समझ रहे हो? पहली बुक का फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ, और सेकंड बुक का 7 चैप्टर। फिर उसके बाद आप आओ, इसको पीपीटी को दोबारा खोलो, इस पीडीएफ को दोबारा खोलो, पीडीएफ बोल रहा हूँ, इस वीडियो को दोबारा खोलो, दोबारा देखो इस चीज को कि भाई कौन कौन सा चैप्टर हमको ज्यादा करना है, ठीक है। सो पार्ट ए जो है वो 50% आपको मार्क्स दिलवाएगा और बहुत जल्दी दिलवाएगा, ठीक है। और टर्मिनोलॉजी ड्रिल्स जरूर करो। टर्मिनोलॉजी ड्रिल्स का मतलब क्या होता है, कुछ टर्म्स होती हैं जो टफ होती हैं, जो हमें नहीं पता होती से टर्म्स, तो उन टर्म्स को बार बार पढ़ना है, ठीक है। जैसे ग्लासनोस्ट क्या है, ठीक है, प्रिस्ट्रोकिया क्या है, सीबीडीआर क्या है, ग्लोबल कॉमन्स क्या है, हेजिमनी क्या है, सिंडिकेट्स किसको बोला गया है। ये सेक्शन ए और बी दोनों के बीच में ऐसे टॉपिक्स हैं, ऐसे वर्ड्स हैं जिनको आपको पढ़ना है। बिकॉज जब क्वेश्चन आएगा तो इन्हीं नाम पे क्वेश्चन आएंगे, इसी नाम पे क्वेश्चन आएंगे। तो आप जब इन क्वेश्चन को पढ़ोगे तो आपको मीनिंग ही नहीं पता होगा, तो आप क्वेश्चन के आंसर क्या दोगे, ठीक है ना। तो इसीलिए आपको मीनिंग्स इनके पता होना चाहिए। सो आई होप आपको वीडियो जो है वो पसंद आई होगी और समझ भी आई होगी जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था। सो इस वीडियो को बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और सब्सक्राइब कर लो चैनल को, ताकि बाकी वाली जो आपके सब्जेक्ट्स हैं उन पे भी ये वीडियोस जो हैं, ऐसी वीडियोस और मैं लेकर आने वाला हूं, ताकि आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। और आई होप आप उस चीज़ का बेनिफिट एग्जाम्स के टाइम पे बहुत अच्छे से उठाने वाले हो। सो मिलते हैं ऐसी और वीडियोस के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल मेरे भाई।